जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, अच्छी खबर लेके आए हैं, साथ-साथ अच्छी खबर के साथ ऐसा होता है ना, जब भी कोई अच्छी खबर होती है तो साथ में जलने, कुड़ने और बुनने वाले आस-पड़ोस के पड़ोसी रिश्तेदार होते हैं। तो आज का जो विषय है वो ये है कि हम जो बात करने वाले हैं, भारत का मेगा प्रोजेक्ट जिसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक फ्यूचर है वो डिफाइन होगा और ये बहुत अहम है और इसको लेकर बड़ी चर्चाएँ हो रही है। द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो 80,000 करोड़ का ये सपना है, जिससे ना सिर्फ पोर्ट, एयरपोर्ट्स बल्कि जो एक विज़न है भारत का, जिससे वो अपनी जगह मलाक्का स्ट्रेट से पास यानी कि जो एक ट्रेड रूट है, उसके दिल में अपना जो स्पेस है, वो बनाने की कोशिश कर रहा है और ये बड़ा प्रोजेक्ट है, जो भारत को आगे, बहुत आगे ले जा सकता है। मैं आपको कुछ यहाँ पे तस्वीरें दिखाऊँगी जिस पे हम बात करेंगे। पहला तो ये आप रिपोर्ट देखिए कि अंडमान निकोबार का जो ये प्रोजेक्ट है जिसमें इंडियाज़ स्ट्रैटेजिक एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर टुवर्ड अ 20 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये इस तरह के आर्टिकल्स आप देख रहे हैं, लेकिन साथ-साथ इस तरह के भी आर्टिकल है जिससे एक्चुअल जो वहाँ पर हम ने मलाक्का स्ट्रेट की बात की, कैसे जो ट्रेड रूट है उससे कनेक्ट होके भारत अपनी जो स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस है और जो मजबूत है अपनी जगह उसको बनाने में लगा हुआ है। लेकिन हमारे देश में जो विपक्षी पार्टियाँ हैं और जो सोनिया गांधी हैं, वो किस तरह से सेंटर के इस कदम को वो मिस एडवेंचर बता रही हैं और कह रही हैं कि भई ये तो इकोलॉजी को और इसको एनवायरनमेंट को इस सारा काफ़ी गड़बड़ करने वाला है। ये वही लोग हैं जो राम सेतु तोड़ना चाहते थे। जो भगवान राम में ख़ैर इनका विश्वास थी, वो कहते थे कि भई ये तो एक काल्पनिक एक इस तरह का कैरेक्टर है और उसको साबित करने के लिए वकीलों की फ़ौज खड़ी कर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। लेकिन बात वो अलग विषय है। लेकिन आज का विषय ये है कि आप इकोलॉजी एनवायरनमेंट की बात करते हैं, जो भारत की तरक्की और भारत को एक मज़बूत स्थिति में रख सकता है प्रोजेक्ट। हम इस द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं और साथ-साथ अगर हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स और मिनरल्स हैं, कितने हैं वहाँ पर, किस तरह से जो आप ये खबर देख रहे हैं, इसमें मैंने कटिंग लगाई जिसमें पता चल रहा है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स और जो और क्रिटिकल मिनरल्स भी वहाँ पर हैं और जिसको आप सब जानते हैं कि अब जबकि सरकार प्रधानमंत्री मोदी की चल रही है, तो उस सब के बीच में आप चाहे रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें, क्रिटिकल एलिमेंट्स और किस तरह से एक एक्सटेंसिव एक्सप्लोरेशन स्टार्ट हो गया। उसके पहले तो हम ये सब सुनते भी नहीं थे कि हमारे यहाँ कुछ है भी, सरकार इस तरह की कोई योजना भी बना रही है कि भई हमारे पास क्या-क्या रेयर अर्थ एलिमेंट्स है उसको खोजा जाए, हम भी अपनी एक मजबूत स्थिति को बनाने में अपनी एक जो योजना है उस पे काम करें। लेकिन इससे पहले होता नहीं था, लेकिन अब आपको समझ में आ रहा है कि पहले क्यों नहीं होता था और अब क्यों हो रहा है। अब हो रहा है तो जो वो पार्टी वाले लोग जो विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन विपक्ष बोलना नहीं चाहता है, एक्चुअली तो वो देश विरोध में ही बैठे हैं, क्योंकि उन लोगों के अंदर विरोध और विपक्ष का अंतर है नहीं। चाहे देश को मजबूत करने की बात हो या देश को आगे ले जाने की बात हो, ये लोग हमेशा इस बारीक से डिफरेंस को भूल जाते हैं और इस पूरे मामले को हम डिटेल में समझेंगे। हमारे साथ उमेश जी है, उमेश जी का स्वागत करते हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, द निकोबार जो द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, इसकी बड़ी चर्चाएँ हो रही हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी अहम है, जो मलाक्का स्ट्रेट से भारत को कनेक्ट करता है, भारत की जो जगह है उसको मजबूत करता है, जो ट्रेड रूट है, ट्रेड रूट ही एक इकोनॉमी को मजबूत बनाता है। भारत अपनी मजबूती से आगे जो स्थान है उसको आगे ले जा रहा है, इकोनॉमी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और जो सोनिया गांधी है उन्होंने अपना अलग से राग अलापना शुरू कर दिया। वो बता रही हैं कि भाई कितना बड़ा नुकसान है, गलत कर रही है, मिस एडवेंचर कर रही है। अब ये भी अपनी बात है कि सोनिया गांधी आर्टिकल लिख के इस तरह की बातें कर रही हैं, कंसर्न ज़ाहिर कर रही हैं। देखिए अंबर जी, सबसे पहले बताता हूँ कि ट्रेड रूट कितना इंपॉर्टेंट है। आपने सुएज कैनाल का नाम सुना होगा, पैनामा कैनाल के ऊपर सुना होगा। ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है। वैसे ही स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो सबसे बड़ा ट्रेड रूट है। इसके थ्रू वर्ल्ड का 40% जो एलपीजी है और वो क्रूड ऑयल है वो पास ऑन करता है। चाइना हुँ, का 80% जो ट्रैफिक है वो इसके द्वारा पास होता है। जैसे हमारा चाइना बताता है कि बार-बार थ्रेटन कर रहा है कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो हमारा चिकन नेक है, हम उसको एक तरह से चोक कर सकते हैं। हम भी क्या कर रहे हैं कि हम सी रूट में जो हमारा जो निकोबार टर्मिनल जिसको 80,000 करोड़ में मोदी सरकार डेवलप कर रही है, इट इज डिजाइन टू चोक
चाइना, तो ये चाइना का चिकन नेक है। इसके लिए चाइना इसको मलाक्का डायलेमा बोलता है। और यूपीए की सरकार के दौरान 2008 में एक एग्रीमेंट भी हुआ था बिटवीन कांग्रेस पार्टी एंड सीसीपी। और राजीव गांधी फाउंडेशन में $3 लाख आए थे बताया जाता है। और उसमें टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट में शायद एक चीज ऐसा होगा कि भारत अंडमान एंड निकोबार को कभी भी डेवलप नहीं करेगा। और मोदी सरकार आने के बाद आपने देखा है कि आपने कटिंग बताई है जिसमें $20 ट्रिलियन का क्रूड ऑयल एंड गैस रिजर्व दिया है। ठीक है, इसके अलावा इन एडिशन हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया रेयर अर्थ एलिमेंट्स का नियोडाइमियम। ये वही नियोडाइमियम है जिससे मैग्नेट्स बनते हैं। और चाइना ने इसी को वेपनाइज किया है और हमें सप्लाई बंद कर दी थी, जिसके कारण हमारी डोमेस्टिक ईवी इंडस्ट्री एक तरह से स्टैंड स्टिल पे आ गई। ये नियोडाइमियम सिर्फ हमारे ईवी में नहीं लगता, हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में लगता है, हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स में लगता है, एरोस्पेस में लगता है। तो ये कितना क्रिटिकल है। अब ये मैडम आके बोल रही हैं, सेंटर को वार्न कर रही हैं, इकोलॉजिकल डिजास्टर हो जाएगा। अब ये वही मैडम है जो जिन्होंने राम सेतु को परस्यू किया था। एक तरह से बताया था कि राम जी एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, फिक्टिशियस कैरेक्टर है। और देश के अंदर इनके जो वकील है, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा लगा के इनको खारिज करने के लिए कर दिया था। पर हमारा एक तरह से मैं ये बोलूंगा कि एक जन चेतना जाग गई थी, देश में आक्रोश आ गया था। इसके कारण सरकार को पीछे हटना पड़ा। अब वही सोनिया गांधी बोल रही है कि हमें इकोलॉजिकल कंसर्न्स के लिए वी शुड नॉट परस्यू द प्रोजेक्ट, क्योंकि इसमें चाइना को फायदा है। अगर वहां पे देखिए ये निकोबार टर्मिनल जो बना रहा है आ रहा है, उसके अंदर ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट बनेगा, 16 मिलियन TEU वाला रहेगा। जैसे अभी वाइथिंगटन पोर्ट हमने देखा था केरला में, वी बिल्ट अ न्यू ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट, जिसके कारण पहले ये जो कंटेनर्स होते थे, बड़े बड़े कंटेनर्स पहले जाते थे कोलंबो, कोलंबो में ऑफलोड करके ये भारत आते थे। हम वाइथिंगटन में तो बना चुके हैं, हम एक एडिशनल बना रहे हैं इन निकोबार। वहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी आएगा, दो स्मार्ट सिटीज बनेगी विच विल राइवल हांगकांग एंड सिंगापुर। वहां पे शिप डिसमेंटलिंग यार्ड बनेगा, टूरिज्म बनेगा, क्रूज टूरिज्म बढ़ाया जाएगा, वहां के लोगों को एक तरह से रोजगार मिलेगा। इसमें 16,600 हेक्टर में ये प्रोजेक्ट है, पूरा नहीं है जैसे ये बता रहे हैं। और ये सरकार इकोलॉजिकल जो मापदंड है देख के ही काम कर रही है। और जैसे ये प्रोजेक्ट आया, यहाँ पे जितने भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जितने भी ये जो एनजीओ है एक्टिवेट हो गए। इन्होंने इन्होंने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ ऑपेट्स लिखना चालू कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका फाइल करना चालू कर दिया। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर बताया जाता है, ये प्रोजेक्ट जो है उसको एक तरह से भारत के एक स्टैंडिंग आ जाएगी। अभी सिंगापुर के प्रेसिडेंट आए थे, वो बोल रहे थे इंडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया एंड थाईलैंड, हम पांचों मिलके वी शुड पेट्रोल द मलाक्का स्टेट। मतलब हमें रियल टाइम इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि सारे नेशंस थ्रेटेंड है चाइना से। अब चाइना वहां पे सबमरीन भेज देता है, अंडर वाटर ड्रोन्स भी भेज सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो हमें रियल टाइम इंटेलिजेंस शेयरिंग करने की जरूरत है। भारत सरकार उसी को परस्यू कर रही है। वहां पे एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, तो हम एक तरह से हमारे सुखोई है, हमारे रफाल है, उधर भी हम तैनात कर सकते हैं। और जब बहुत बड़ा सिटी जैसे आप समझ लीजिए सिंगापुर जैसा वहां पे स्मार्ट सिटी बने, हांगकांग हम्म। जैसा सिटी बनेगा, तो भारत की एक स्टैंडिंग बढ़ेगी। एक तरह से इकोलॉजिकली और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट चालू हो जाएगा द एंटायर ईस्टर्न फ्रंट का। सोनिया गांधी जी ये नहीं चाहती है, इसके लिए उन्होंने बोला है कि आपको ये प्रोजेक्ट सेल्व करना चाहिए, वार्न किया। देखिए सेंटर को वार्न किया है। और हम देखे हैं कि राहुल गांधी जी अभी गए हुए हैं मलेशिया, वहां पे बताया जाता है कि वो मिल रहे हैं जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्स सोरोस से, वहां पे अपने चाइनीज लॉर्ड्स से भी मिल रहे हैं, जाकिर नाइक से भी मुलाकात की है बताया जा रहा है, तो विश्वसनीय सूत्र ये बता रहे हैं। फिर भी हम उधर अमेरिकन टीम भी आई हुई है,
तो जो एंटी नेशनल फोर्सेस है उनसे मिलने गए हुए हैं। और उनको पूरा एक तरह से देखिए आजकल क्या होता है, इन पर्सन जाके मिलने का होता है, ताकि क्या है, नोट्स जो होता है आप शेयर कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, जब भी ये बाहर जाते हैं भारत में प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं। और उनके इसी समय इनकी माता जी ने एक तरह से ऑपेड लिख दिया। मुझे नहीं समझ में आता है कि ये इटालियन इनकी अच्छी है, इंग्लिश में कितना अच्छा लिख सकते हैं। तो ये तो गोस्ट राइटर से लिखाते हैं। यही यही मुझे समझ में आता है। और एक चीज देखिए, ये जो चीज है भारत की, जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे जैसे आप पेट्रोलियम रिजर्व है, क्रूड ऑयल है, गैस है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, इससे भारत एक तरह से इफेक्टिवली काउंटर कर पाएगा चाइना को। हम अपनी सप्लाई चेन बना पाएंगे, हम रेयर अर्थ मिनरल्स का यहाँ पे रिफाइनिंग प्रोजेक्ट चालू कर देंगे। अब देश के अंदर इनके, जब आपको ध्यान होगा, तमिलनाडु के अंदर ट्यूटिकोरिन में वेदांता का प्लांट बंद करा दिया गया। भारत जो 40% जो अपना वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन करता था, 40% डोमेस्टिक प्रोडक्शन करता था वो प्लांट, और भारत जो एक्सपोर्टर होता था कॉपर का, वो नेट इंपोर्टर बन गया। और इसमें फायदा चाइनीज को हुआ था। तो एक तरह से देश के अंदर एनवायरमेंट का नाम लेके इन्होंने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बंद करवाए हैं, और बाहर की कंपनियों को एक तरह से फायदा पहुंचा है। यहाँ पे जॉब्स का नुकसान हुआ, यहाँ पे रोजगार का नुकसान हुआ, उस एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का नुकसान हुआ, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी जाता है। देश को गुलामी की जंजीरों में रखना चाहते हैं। अब ये मैडम ऐसी हैं कि इनको इकोनॉमिक्स के बारे में क्या है हमको तो समझ में आता नहीं है। मेरे को तो लगता नहीं है कोई इतना बड़ा इंटेलेक्ट है, ये इतना बड़ा आर्टिकल भी कैसे लिख सकती है। तो कहीं ना कहीं इनका ये एक मुखौटा है पीछे किसी और के बोल। तो चाइना पंडित प्रोपेगेंडा है ये, सीधी बात है। बिल्कुल समझ में आ रहा है। और उमेश जी, ये भी समझ में आ रहा है कि 2008 में जिसको लेकर लोग सवाल करते रहते हैं कि आखिर 2008 वाले एग्रीमेंट में क्या कुछ था जो सीसीपी और कांग्रेस के बीच हुआ। वो सारी चीजें जो आपने विस्तार से बताई हैं वो समझ में आ रहा है। आज तक उस एग्रीमेंट को वो फॉलो कर रहे हैं और सारी चीजें कर रहे हैं, और जो बाकी सारी आपने डिटेल में बताई। अब सवाल ये है कि देश में चुनाव चल रहे हैं, राहुल गांधी मलेशिया पहुंचे हुए हैं एलेक्स सोरोस और जाकिर नाइक से मिलने के लिए, और सोनिया गांधी यहाँ पर इस तरह के आर्टिकल लिख रहे हैं कि भाई जो केंद्र सरकार है वो मिस एडवेंचर कर रही है, ये द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है। आखिर आप देश के लोगों की अगर बात करें तो वो कितना इस प्रोपेगेंडा को समझने में समर्थन है? आप क्या देख पा रहे हैं देश में कि जो कांग्रेस कर रही है? देखिए देश के अंदर एक ऑल्टरनेटिव नैरेटिव फैलाने वाले राष्ट्रवादी लोग जाग चुके हैं। जब भी ऐसा कुछ होता है पहले हुँ, ही सूंघ लेते हैं हम लोग, और पहले ही उसको फ्लैग कर देते हैं और हाईलाइट करते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं। तभी हुँ, आपने देखा है कि जो ऑपरेशन 37 चला था, जिसमें मोदी सरकार को गिराने की एक तरह से कोशिश की गई थी, वो एक तरह से फेल हो गई थी। और अब ये भी फेल हो, क्योंकि इनको क्वेश्चंस पूछना जरूरी है। हुँ, और मैं तो ये बोलता हूँ कि जितने भी राष्ट्रवादी है उनको अपने जो कांग्रेसी समर्थक जो हिंदू कांग्रेस सपोर्टर्स है, उनको पूछना चाहिए क्या हो रहा है। क्योंकि सर्टेनली वी हैव टू आस्क दिस क्वेश्चंस। ये हमारी जो देश की ऑपोजिशन है, बिकी हुई ऑपोजिशन है। जी। मैं तो खुश होता अगर राहुल गांधी गुड़गांव के अंदर रोड्स को ठीक करने के लिए, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगर वो कोई आंदोलन करते, वो वाजिब था। वहां पे वो लोगों को फायदा पहुंचाते। अब इस प्रोजेक्ट को अपोज करके किसको फायदा पहुंचा रहे? डिफरेंस है। ऑपोजिशन हैज टू बी ए क्रेडिबल ऑपोजिशन। देश में ऑपोजिशन भी जरूरी है, इससे सरकार भी ठीक तरह से काम करती है, अकाउंटेबल होती है। अब ऐसी जो बिकी हुई ऑपोजिशन है, तो उससे देश का तो बंटाधार होना ही है। अब फिर बाद में बोलते रहेंगे कि हम चुनाव हार रहे हैं, और चुनाव आयोग को कटघरे में रख के वोट चोरी का उन्होंने एक तरह से कैंपेन भी चलाया है। समझ लीजिए इररिलेवेंट इश्यू, जिससे कोई देश के अंदर कोई लेना देना नहीं है। हुँ, और बिल्कुल। जी। और जैसे अभी नेपाल में हो रहा है, आपने देख रहे हैं कि टर्की में हो रहा है, फिर इंडोनेशिया में हो रहा है। इवन बताया जा रहा है कि फ्रांस में जो सरकार है मैक्रोन की, वो भी जा सकती है, क्योंकि मैक्रोन ने मोदी जी को फोन भी किया है।
कि भैया हम अगले साल G7 के बन रहे हैं, आप ब्रिक्स के बन रहे हैं, हम दोनों साथ में आना चाहते हैं। वहां पे भी सरकार गिर गई है। जो मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है, वहां पे CIA कहीं ना कहीं अपने पैर पसार के उस देश में वो सरकार जा रही है। जापान में भी यही हुआ था। ये बिल्कुल। ग्लोबल खेल चल रहा है बम्बर जी। आप इसके डॉट्स देखते जाइए। जैसे मैं बता रहा हूँ, आपसे बात करते करते मेरे को ख्याल आ गया मैक्रोन का। दिस इज व्हाट आई कुड से राइट नाउ। एब्सोल्युटली उनके पर प्रेशर है, एग्जिट वो कर लें और इस तरह से सारी चीज़ें हो जाएँ। लेकिन अब सवाल ये है कि जो सारी चीज़ें हैं, जो प्रेशर हम आस-पास देख रहे हैं रिजीम चेंज का और पूरा एक डिसरप्शन पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि हमारे इस पूरे रीजन में, पूरे एशिया में ही हम देख रहे हैं कि पूरा अमेरिका ने भूचाल मचाया हुआ है। एशिया को हमेशा वो अनस्टेबल रखने की कोशिश करता है। अब लेकिन भारत में उतनी सफलता नहीं मिल पा रही है अमेरिका को, जो फ़िलहाल हमने देखा है कि काफ़ी एक्सटेंसिवली इन सारी चीज़ों पे फ़ोकस किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। बांग्लादेश, नेपाल में जो कुछ देखिए हो रहा है उसका असर भारत में भी देखिए ज़रूर। सबसे देखिए सबसे पहले बताता हूँ, ये श्रीलंका में हुआ था, पाकिस्तान में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ, अभी नेपाल में हो रहा है। ये सब छोटी कंट्रीज है। भारत में करने के लिए बहुत बड़ा आपको एक तरह से आपको मैसिव रिसोर्स डालना पड़ता है। ये 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हुआ है। और उसके हुँ, बाद आपने देखा है महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन चालू हो गया है। देश के अंदर हो रहा है। शाहीन बाग उन्होंने टेस्ट कर लिया है, फार्मर्स आंदोलन टेस्ट कर लिया है। उनको मालूम पड़ गया कैसे चोक पॉइंट करना है। अब असेंबली पॉइंट्स करके वो देश हुँ, के अंदर सत्ता मतलब जैसे अब सोचिए ना, नेपाल में क्या किया है पता है इन्होंने। नेपाल में क्या हो रहा है, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंशियल बिल्डिंग, प्राइम मिनिस्टर बिल्डिंग, वहां पे ये हुँ, लोग धावा बोल रहे हैं। सेम चीज अभी बांग्लादेश में हुआ था, सेम चीज श्रीलंका में हुआ था। शर्जील इमाम तो बोल चुके हैं मुझे 5 लाख लोग काफी है। करोड़ों लोग भले ही सपोर्ट करें, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट अगर 5 लाख लोग आ जाते हैं, मैं कोई भी सत्ता, मैं भारत के अंदर भी सत्ता परिवर्तन करवा सकता हूँ। ये बात बोल चुका है। ये मॉडल ट्राइड एंड टेस्टेड है। भारत में इसकी एक तरह से टेस्टिंग हो चुकी है। इसके लिए आप देखिए केंद्र सरकार आज एक तरह से बहुत सतर्क हो गई है। नहीं, ये सतर्क किसके लिए हुई है? तो भारत के अंदर भी चालू हो गया है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ है। नहीं, वो तो मैं कह रही हूँ, मैंने यही तो बोला कि भारत में उस स्तर की सफलता नहीं मिल पाती, जिस तरह की हम आस-पास में देख रहे हैं पिछले कुछ तैयारी सालों से। चल रही ये है। कहा थे कि लगातार टेस्ट ट्रायल्स ये हो रहे हैं काफ़ी समय से, लेकिन भारत में वैसी सफलता नहीं मिल पा रही है। यही मैंने बोला था। मैं वही बता रहा हूँ, ये सफलता के लिए वो ट्रायल्स चल रहे हैं ताकि पूर्ण सफलता मिल जाए। ये बात हमें एक तरह से बार बार उजागर करने की जरूरत है। CIA छोड़ेगा नहीं, वो मोदी जी के अगेंस्ट है। मोदी जी गल्फ के अंदर अपने आर्म्स बेच रहे हैं। मोदी जी आप UPI डेवलप कर रहे हैं। मोदी जी भारत को एक फार्मा जायंट बना रहे हैं। मोदी जी अपनी समुद्री सीमा को सिक्योर कर रहे हैं। चाइना जी। मालाका स्ट्रेट से परेशान है। पाकिस्तान इसके लिए परेशान है हम POJ के न ले लें, ताइवान के साथ चाइना के साथ ताइवान का समझौता करके। हमने इंडस वाटर को रद्द कर दिया है, ट्रीटी को। बांग्लादेश परेशान है क्योंकि हम रोहिंग्या को भेज सकते हैं। और उनको ये भी डर लग रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को भी हम रद्द कर सकते हैं। टर्की परेशान है क्योंकि हम साइप्रस और ग्रीस को और आर्मीनिया को उनके खिलाफ कर रहे हैं। और देश और जितने भी थिंक टैंक्स हैं अब्रॉड, वो लोग भी परेशान हैं क्योंकि देश के अंदर एक सिविलाइजेशनल प्राइड आ चुकी है। आप अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड हो। सिर्फ हिंदूज ही नहीं, मुसलमान भी अपने आप अपनी जो आइडेंटिटी है वो हिंदूज के साथ देखने लग गए हैं। जो इतने साल से जो वहाबी प्रोपेगेंडा चल रहा था भारत में, वो एक तरह से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इससे भी परेशान है। अब ये सब मिलके मोदी जी को हटाना चाहते हैं। सोचिए वो भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जब हमने अच्छी जीत हासिल की और हमारे पास 36 रफाल थे और पाकिस्तान बोल रहा था 40 रफाल को हमने उड़ा दिए। वो पाकिस्तान को एक वो रूहानी ख्वाब आया होगा ना, तो बस वहीं पे ही काम कर सकता है। इसके अलावा तो हाँ, हकीकत में तो ये सारा कुछ मुमकिन नहीं है। लेकिन उमेश जी, जो कुछ हो रहा है वो काफ़ी कंसर्निंग है। जो कुछ नेपाल में हो रहा है, आपको क्या लगता है, क्या असर भारत में भी उसका कुछ नज़र आएगा? क्या हम देख पाएँगे?
देखिए नेपाल के अंदर जो हो रहा है वो एक तरह से वेल फंडेड आईएसआई का वहां पे नेटवर्क है, जिसके कारण उतने उतने लोगों को वो इकट्ठा कर चुका है। नेपाल का बॉर्डर जो है वो बिहार और यूपी के साथ मिल रहा है। बिहार के अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, वहां पे भी बताया जाता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स जो अपोजिशन कैंडिडेट्स है उनको फंडिंग अच्छी तरह से मिल चुकी है। और बाई चांस अगर एनडीए जीत भी जाता है तो राहुल गांधी बोलेंगे कि इलेक्शन कमीशन के साथ में गठजोड़ में बीजेपी जीत गया है और चुनाव में वोट चोरी की है। इसके बाद वो वहां से ही चालू होगा। और देश के अंदर आप देखिए जब भी कोई बड़ी क्रांति आई है वो बिहार से ही चालू हुई है, भले ही वो इमरजेंसी हो या मंडल हो। एक सोचा समझा एक तरह से इन्होंने एक तरह से टूल किट तैयार कर लिया। यानी कि कहें कि एसआईआर वाला और वोट चोरी वाला नहीं चला तो अब इस पर उतर आए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली ये सारी चीजें भारत के अंदर। उनको मालूम था नहीं चलेगा, पर उसके लिए उन्होंने जमीन तैयार कर दी है वोट चोरी कर करके, एक तरह से ये वर्ड्स यूज कर करके। लोगों के दिमाग में इंस्टिल कर दिया शायद बीजेपी वोट चोरी करके जीत रही है। इनको कोई पूछता नहीं है कि अगर इतना ही प्रॉब्लम है तो आप 99 एमपीज के साथ रिजाइन क्यों नहीं करते हो। जी, ये पूछना चाहिए हमें। मैं तो ये सवाल तभी से पूछ रही हूँ, वैसे जवाब नहीं आया आज तक। क्या कर, इतनी परेशानी है तो भाई दे दो इस्तीफा, छोड़ दो अपनी कुर्सी, फिर करो ये नाटक, तो समझे देख हम कि हाँ देख सच्ची में आपको दिक्कत है दे, और सच में कहीं ना कहीं देखिए कोई तो परेशानी है। देखिए अभी तो खबर यहाँ पे भी आ रही है कि नेपाल के जो प्राइम मिनिस्टर है ओली, वो शायद भाग भी सकते हैं, उनके रेसिडेंस जलाया जा चुका है। और यहाँ तक न्यूज आ गई है कि उनके सारे मंत्रिमंडल रिजाइन कर रहे हैं क्योंकि सबके घर एक तरह से जलाए जा रहे हैं। अमरदीप, जी, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। और इसी से देखिए यहाँ पे भी भारत में एडमिनिस्ट्रेशन को करप्ट साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब जी, दिल्ली से में आपने देखा है कि कितना इंक्रोचमेंट्स के ऊपर दिल्ली सरकार बुलडोजर चला रही है। रीजन क्या है? कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रीजन हो सकते हैं, एब्सोल्युटली। कार्रवाई इसके लिए हो रही है। ये सब मैं चीज समझ पा पब्लिक रही में हूँ। बताया नहीं जा रहा है बिल्कुल, बिल्कुल अभी मैं भी। समझ पा रही हूँ। और और अभी भी खबर आ रही है कि दिल्ली के अंदर फ्लड प्लेन एंक्रोचमेंट्स जो यमुना रिवर बेड पे हुआ था, 10,000 लोगों को हटा दिया गया। और मैक्सिमम इसके अंदर मोस्टली बांग्लादेशी है। अब एब्सोल्युटली। हमारे जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जो वकील है, इनके लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डालेंगे और बोलेंगे कि भारत के टैक्स पेयर्स को इनको पालना चाहिए, आप और मैं इनको पालना, ये इलीगल हम इंक्रोचमेंट। इतनी मेहनत से दिन-रात पैसा कमाते हैं, टैक्स देते हैं, हम अपने देश की तरक्की के लिए देते हैं। हम अब किसी चोर-उचक्के और घुसपैठियों को पालने के लिए थोड़ी ना टैक्स हम देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश के लोग जिनको ज़रूरत है, उनको सपोर्ट हो और हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मज़बूत हो। देश की तरक्की के लिए हम कंट्रीब्यूशन, जितने भी टैक्स पेयर हैं इंक्लूडिंग मी, हम सब इसीलिए टैक्स देते हैं। लेकिन हम अगर देश हमारे का टैक्स के पैसे से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो तो ये तो बहुत तकलीफ देने वाली बात है। और हर टैक्स पेयर को इस बात की तकलीफ होती है कि हमारा पैसा किधर जा रहा है, क्यों ऐसे घुसपैठियों के ऊपर खर्च किया जा रहा है। और सरकार इस पर कदम उठाती है तो वावेला मच जाती है, कोर्ट से लेके कहाँ कहाँ सड़क तक सब लोग वावेला मचाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये सारी जिन बिंदुओं के ऊपर आपने ध्यान दिलाया उमेश जी, ये बहुत अहम बिंदु है। और खासतौर से मैं दिल्ली में रहती हूँ और मैं इन सारी चीज़ों को मैंने पिछले कुछ सालों में ऑब्जर्व किया है। घर में काम करने वाली जो डोमेस्टिक हेल्प्स होती हैं, रिक्शा चलाने वाले लोगों को, सब्जी बेचने वाले लोगों, छोटे-छोटे काम करने वाले लोगों, इस तरह के लोग अचानक से बहुत थोड़ी-सी अलग शक्लें दिखना शुरू हो गई हैं, जो कि थोड़े से अलग होते हैं, जो अपने आप को वेस्ट बंगाल का बताते हैं। लेकिन वेस्ट बंगाल वाली ही जो बांग्ला होती है और जो बांग्लादेश में बांग्ला बोली जाती है, उसमें भी फ़र्क होता है। जो लोग इस भाषा को समझते हैं, वो उस डिफ़रेंस को समझ भी जाते हैं, समझ पाते हैं। तो सरकार उधर काम कर रही है उस दिशा में और उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीज़ों पर सरकार काम करे मज़बूती से, क्योंकि हम एक बार और दिल्ली में इस तरह का कोई अ, घटनाक्रम नहीं देख सकते। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय सिया राम उमेश जी।